हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं गद्य खंड चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है रोज और जिसके कवि हैं यानी रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े व्यक्ति भी हैं। जितना बड़ा नाम है उतने बड़े विद्वान भी हैं। इनके बारे में परिचय पहले जानिए कि ये किस तरह के व्यक्ति थे। कम उम्र में ही, सिर्फ 12-13 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने इंद्रसभा नाम का नाटक रच दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको नाटक करना था, मतलब खेलना था, बच्चों के साथ खेलना था, इसलिए नाटक रच डाला। तो सोचिए कि वो व्यक्ति उतना कम उम्र में जब नाटक रचना कर दिया तो जब बड़े हुए होंगे तो क्या क्या किए होंगे। तो आइए जानिए, बहुत ही व्यक्तित्व, बहुत बड़े जो है मतलब लेखक हैं। तो आइए इसके बारे में जानिए पहले कि ये थे क्या और कवि और लेखक के अलावा और क्या क्या काम इन्होंने किया था। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं आज? रोज। और लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत बड़ा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो परिचय जानिए इसके बारे में। जन्म 7 मार्च 1911 जी और निधन 4 अप्रैल 1987। मूल निवास स्थान कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में इनका घर था। ठीक है, ठीक। कहाँ? यूपी में कहाँ? कसेया, कुशीनगर। माता पिता व्यंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी माता व्यंती देवी, पिता हीरानंद शास्त्री, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता का मतलब समझे क्या? पुरातत्ववेत्ता मतलब कि जो इतिहासों की जानकार हो, जो इतिहासों के बारे में जाने, अध्ययन करे, है ना, एकदम उसके हर एक रहस्य का पता करे, उसके बारे में एकदम विस्तृत उनको जानकारी हो, विद्वान हो, उसको कहा जाता है पुरातत्ववेत्ता। तो इनके जो पिता हैं वो क्या थे? प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता। समझिए, शिक्षा प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, यानी शिक्षा प्रारंभिक पढ़ाई जो होती है जिसे अपना लोग बचपन में पढ़ते हैं, तो वो उनका जो है घर पे ही हुआ 4 साल तक। कहाँ? लखनऊ में। उसके बाद मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से। कब हुआ? कहाँ से? पंजाब से। और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कब हुआ इंटर? 1927 में जी। और किस कॉलेज से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। वेरी गुड, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और बीएससी 1929 में किस कॉलेज से? फॉर्मन कॉलेज, लाहौर, पंजाब, जो वर्तमान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। और एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध लाहौर से, यानी एमए कहाँ से किए? लाहौर से। आगे कहता है क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई, यानी ये भी थे महान क्रांतिकारी। यानी अब जन्मे उसका कब हुआ था? 1900 कब? जी, तो 1911 में जन्म हुआ। तो अंग्रेजों को तो बढ़िया से देखे होंगे, और देखे होंगे तो वो भी विद्रोही स्वभाव के हुए ही होंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी थे और हर हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। तो विद्रोही स्वभाव के कारण जो है इनको क्या होना पड़ा, यानी इन्होंने क्या क्रांति किया था, विद्रोह किया था, जिससे इनको क्या होना पड़ा? गिरफ्तार। और गिरफ्तार होने के कारण इसकी आगे की पढ़ाई क्या हो गई? रुक गई। आगे है भाषा ज्ञान। अब देखिए, इनको भाषाओं में किस किस भाषाओं का ज्ञान था, यानी भाषाओं का ज्ञान था किस किस में? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और इसके अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि। बताओ, हम लोग खाली हिंदी मैथिली जानते हैं, कभी मनी इंग्लिश जान लेते हैं, हाँ कभी मनी संस्कृत तो कहते हैं बहुत जानते हैं, और ये तो एकदम विद्वान थे इन सब विषयों में। ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का जो है अज्ञेय जी को क्या था? ज्ञान था। फिर आगे है व्यक्तित्व एवं स्वभाव, यानी इसका व्यक्तित्व कैसा था, है ना, यानी इनका व्यक्तित्व क्या था, स्वभाव कैसा था। स्वभाव से कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई कर्कश होता है, कोई क्रोधी होता है। तो जानना यह है कि इनका अज्ञेय जी का स्वभाव क्या था। ठीक है, सुंदर लंबा गठीला शरीर, देख लो, रूप रंग आचार विचार स्वभाव का वर्णन। सुंदर लंबा गठीला शरीर, सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, यानी अनुशासन प्रियता, यानी अनुशासन उनको ज्यादा प्रिय था। ठीक है, एकांत प्रिय और अंतर्मुखी स्वभाव। एकांत प्रिय मतलब उनको अकेले रहना पसंद था, ज्यादा भीड़ भाड़ उनको पसंद नहीं था। और जो व्यक्ति एकांत प्रिय होंगे वो तो अंतर्मुखी होंगे ही।
जैसे सूरदास भी अंतर्मुखी स्वभाव के थे। आगे है, बोले तो अंतर्मुखी मतलब जो अकेले गहन चिंता में क्या हो, लीन हो, एकदम सोच में डूबा हुआ हो, जिसको दूसरे तीसरे से कोई लेना देना नहीं हो। तो यहाँ पहले ये दिया हुआ है कि एकांत प्रिय। एकांत प्रिय यानी अकेले रहना उनको क्या था, ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं था, अकेले रहना पसंद था। तो जो अकेले एकांत प्रिय होंगे तो वो तो अंतर्मुखी होंगे ही, हमेशा किसी न किसी गहन में, किसी न किसी सोच में, किसी न किसी अध्ययन में उनका दिमाग लगा रहेगा, ठीक है। और जो भीड़ में रहेंगे तो चार आदमी के बीच रहेंगे तो बस गप छाट रहे हैं, चारों तरह की बात है। जो अकेले रहेंगे तो कोई ना कोई काम में ही लगे होंगे, कुछ ना कुछ गहन सोच में, गहन अध्ययन में। तो इसलिए कहता है कि एकांत प्रिय थे, अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील। देख लीजिए सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एकांत प्रिय, अंतर्मुखी, चिंतनशील, चिंतन करना। उसके बाद मितभाषी यानी मधुर बोलने वाले। मितभाषी अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध, यानी इतना मौन रहते थे कि लोग मतलब मजबूर हो जाते थे कहने पे कि अरे वाह कितना मौन स्वभाव का व्यक्ति है। और मितभाषी यानी इतना मधुर बोलते थे, मीठा बोलते थे। कोई कोई व्यक्ति क्या होता है ना कि प्रेम से भी बोलता है तो लगता है कितना टटैल भाषा में बात कर रहा है। अब कोई कोई व्यक्ति कितना भी टटैल भाषा में बात करेगा, मतलब कितना भी रुखा स्वर में बात करेगा तो लगेगा कि प्रेम से बात कर रहा है। तो ये अपना अपना बोलने का तरीका होता है। यानी गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी यानी गंभीर थे। अब जो एकांत प्रिय होंगे तो अंतर्मुखी होंगे, अंतर्मुखी होंगे तो चिंतनशील होंगे। और मितभाषी यानी मधुर बोलने वाले व्यक्ति और अपने मौन एवं मित भाषण के लिए वो क्या थे, प्रसिद्ध। क्वेश्चन आ जाएगा अज्ञेय जी किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे, किस बात को लेकर प्रसिद्ध थे, तो मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण, पिताजी जहाँ काम करते थे तो हमेशा उनका पोस्टिंग होते रहता था, बदलते रहते थे, ठीक है। तो कहते पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर अनेक साथ रहने और परिभ्रमण समझे ना, घूमना, परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। कहने का तात्पर्य कि इनके पिताजी जगह जगह घूमते थे, तो पिताजी के साथ ये भी क्या करते थे, घूमते थे। और जगह जगह परिभ्रमण का संस्कार यानी शौक इनको बचपन से ही मिला, क्योंकि पिता के साथ जो पिता करते थे उनके साथ वो भी जाते थे, तो वो शौक उनको मन बचपन से ही आ गया। आगे है अभिरुचि यानी परिभ्रमण का संस्कार कब से था इनमें, बचपन से। अभिरुचि, अब देखिए इनकी रुचि किन किन चीजों में थी। इनकी रुचि क्या क्या थी, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन। बागवानी समझे ना, बाग बगीचा, पौधा वगैरह लगाना, ठीक है। पर्यटन मतलब क्या जी, अध्ययन मतलब क्या, अध्ययन करना, पढ़ना आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता। जैसे देख लीजिए तो इनमें गुण पहले क्या था कि बागवानी का जो है अभिरुचि इनमें थी, रुचि थी, प्लस पर्यटन पिता से ही वो मिला था उनको। उसके बाद अध्ययन, अब अध्ययन इतने बड़े विद्वान थे, पिता भी उसी क्षेत्र में थे, पुरातत्ववेता थे, इतिहास के। तो जी कहता है ना कि घर का जैसा माहौल हो बच्चे में वैसा ही संस्कार आता है, वैसा ही गुण आता है, ठीक है। तो इसलिए पिता से ही उनको विरासत में आया गुण मिल गया था, बाद बाकी उनमें जो था सो था ही। तो कहता है कि बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता। पेशेवर यानी जो पेशा होती है लोगों की काम करने की, ठीक है। जैसे में फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प। फोटोग्राफी मतलब फोटो होता होगा तब न दिया हुआ है। अरे हम लोग के बिहार में नहीं होगा, आउट ऑफ बिहार होगा ना, बिहार से बाहर डेवलपमेंट हो चुका था, हम लोग पिछड़े हुए थे, अभी भी पिछड़े हैं। तो इनको जो है देख लीजिए, इसके अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में जैसे क्या, फोटोग्राफी, हस्तकला यानी खुद से पेंटिंग उंटिंग चित्र वगैरह बनाना, यानी उनमें भी जो है उनमें भी निपुण थे। शिल्प, शिल्प मतलब समझे, शिल्पकार मतलब क्या, शिल्पकार मतलब हो गया कि जैसे कोई कारीगर होता है, जैसे कोई मकान बनाया, घर बनाया, भवन बनाया, कोई पत्थरों को तराशा, डिजाइनिंग किया, वो होता है शिल्पकार, ठीक है। तो इनको जो है कला थी। बताओ कितना गुणी व्यक्ति था। आगे है कि
फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं इन्होंने की थी। साहित्यिक मतलब क्या, अपने साहित्य से जुड़े रहने के कारण वो जगह जगह क्या करते थे, घूमते थे। मान लो कोई रचना उनको रचना था तो वो जगह जगह पे घूमते थे, उसका अध्ययन करते थे, उसके बाद अपनी रचनाओं में उसका वर्णन करते थे। ठीक है। सम्मान, अब देखिए इनको सम्मान क्या क्या मिला था। साहित्य अकादमी, ठीक है, सम्मान में क्या मिला था, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, उसके बाद श्रुगा, श्रुगा ये पुरस्कार का नाम है। ठीक है, श्रुगा जैसे साहित्य अकादमी होता है ना, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, उसी तरह श्रुगा यूगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित। कहने का तात्पर्य कि देख लो कितने बड़े जाने माने हस्ती जो हैं, मतलब वो थे कि सम्मान में इनको साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, श्रुगा, ठीक है, श्रुगा यूगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार तथा देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में, यानी देश तो छोड़ो विदेशों में भी, ठीक है, इनको विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया जाता था। अक्सर जो उस तरह के गिने चुने विद्वान होते हैं तो उसको उस तरह का दर्जा दिया जाता है। पत्रकारिता, अब देख लीजिए, सैनिक आगरा से, विशाल भारत कोलकाता से, प्रतीक प्रयाग, यानी पत्रकारिता कहाँ कहाँ से किए थे, ठीक है, और किन किन चीजों का किए थे। तो देख लीजिए, सैनिक कहाँ से, आगरा, विशाल भारत कहाँ से, कोलकाता, प्रतीक कहाँ, प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, और थॉट वॉक एवरीमैन कहाँ से, अंग्रेजी में संपादन। करने का तात्पर्य कि इतना पत्रकारिता जो है इनका दिन रहा। आगे है कृतियां, आप देख लीजिए इन्होंने कृतियां, यानी रचना कौन कौन सा किया था। रचना में एक आध गो नहीं है, भरमार लगा हुआ है। देख लीजिए, 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है कविता लिखनी शुरू कर दी। 10 वर्ष कोई उम्र होता है क्या? 10 वर्ष में तो बच्चों को ढंग से खाना तक नहीं खाना आता है। अब बताइए 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष में हम लोग बच्चे को मुंह में खिलाते हैं कि खाओ खाओ मार पीट के। अब ये 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया। आप सोचो कि किस तरह के व्यक्ति थे। 10 वर्ष में कविता लिखनी शुरू की। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी हिंदी नहीं अंग्रेजी में भी, यानी दोनों भाषाओं में। और उम्र कितनी? 10 सिर्फ 10 वर्ष। और कहते हैं बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक, जो अभी जस्ट हम पहले बताए हैं कि इन्होंने खेलने के लिए कौन सा नाटक? इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। सिर्फ खेल, उसको खेलना था, तो खेलना था तो कोई तो चाहिए ना, स्क्रिप्ट चाहिए ना, तो खुद लिख लिया। बताओ कितने टैलेंटेड थे। तो उन्होंने जो है, क्वेश्चन आ जाएगा कि आगे जी बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक रचा था? कौन सा नाटक था? इंद्र सभा। ठीक है। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे और 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा। यानी 1924 से 25 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन, यानी 1930 के बाद लगातार ये लिखने लगे। विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि कहानी संकलन, ये सारा कहानी का नाम है। ठीक है। आगे शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नदी के द्वीप, अब अगला रचना है नदी के द्वीप, कब? 1952। अपने अपने अजनबी कब रचित है? 1961। सभी उपन्यास, यानी ये जो सारा ऊपर है, ये सारा का सारा क्या है आपको? उपन्यास। ऊपर ये था आपको क्या? कहानी, ये है उपन्यास। अब आगे है उत्तर प्रियदर्शी, कब? 1967। कब? 1967। ये नाटक है इनका। ठीक है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर, छनगढ़, बाबड़ा अहेरी बहुत ही प्रसिद्ध है। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी प्रसिद्ध है। हम लोगों को एमए में क्वेश्चन आया था, ये कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है? तो जी बिल्कुल, तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं?
ये पढ़ाने का मतलब क्या, ये सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में कहीं से कोई एक नाम उठा के दे देगा और कहेगा इसके लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है, तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को। सदा मीरा ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि कविता, ये क्या है, कविता संकलन। उसके बाद अरे यायावर रहेगा याद, कब रचना किए थे, 1953। देख लीजिए, हम बोले ना कि बहुत सारा रचना है इनका। एक बूंद सहसा उछली, कब रचे थे, 1900। साहित्य। उसके बाद त्रिशंकु, आत्मनिपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि सभी निबंध, यानी ये सारा का सारा आपको क्या है, निबंध। उसके बाद तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक जो है आपको 1978 में। देख लिया ना, रचनाओं की भरमार, कितनी कृतियां हैं। पुष्करणी, रूपांबरा भी बहुत प्रसिद्ध है। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ, यानी ये सारा का सारा आपको क्या है, ग्रंथ। शरद चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद, यानी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर वही जो स्त्रियां पढ़ के क्या करेगी, सजने संवरने के लिए होती है, हाँ वही रविंद्रनाथ, याद रहेगा आपको। लेकिन रविंद्रनाथ का नाम सुनते हैं तो वो पंक्ति याद आ जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जो गोरा मतलब कृतियां, इनकी जो कृति थी रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित, उनको जो है आगे जिन्हें कौन सी में अनुवाद किया, हिंदी में, ठीक है। वो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने जन गण मन को रचा था, ये ठाकुर है, नहीं, हाँ वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रीय गान रचा था, ये है रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बहुत बड़े लेखक हैं, आप देख लेना उसको सर्च करके गूगल पे, पता चल जाएगा। लेकिन ये समझो कि बहुत बड़े वो भी रचनाकार थे। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो गोरा था यानी कृति था, उसका जो है आगे जी ने कौन सी में अनुवाद किया, हिंदी में। चलिए इतना तो आप लोग जान गए। अब आइए नीचे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, उनको प्रतिभा के नाम से लोग जानते थे क्योंकि काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, प्रतिभावान थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, देख लो क्या क्या जो है, क्या क्या उनमें खूबियां थी कि वो एक कवि थे, उसके बाद क्या कथाकार, उसके बाद विचारक, पत्रकार थे, ठीक है, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, ऊपर में जो आप लोग पढ़ चुके हैं। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी उनकी अवदान महत्वपूर्ण है, यानी इन्होंने इतना जो है अवदान दिया है, इतना जो है उन्होंने काम इन विषयों पर किया है। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही, यानी ये भी क्रांतिकारी स्वभाव के थे, विद्रोही स्वभाव के थे, उग्र स्वभाव के थे। और अंग्रेज का नाम सुन के तो हम लोग को अभी खून एकदम उबाल आ जाता है खून में, तो उस टाइम में क्या होता होगा, है ना, हम लोग लेडीज है तब इतना मन में गुस्सा आ जाता है उसके प्रति। तो वो तो उस टाइम में नए उम्र के थे तो विद्रोह तो किए ही होंगे। उसके बाद जो है, हाँ बोलिए ना, जो हाँ देखे होंगे, तो कहता है कि उनकी भूमिका रही, कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी, यानी अब जो विद्रोह करते होंगे तो जेल तो जाना ही पड़ता होगा ना, जयप्रकाश नारायण जी की तरह। तो ये भी कई बार जेल गए जिसके कारण इनकी पढ़ाई क्या हो गई, छूट गई थी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान, द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था बताइए, बताइए द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था, आप लोग भी कमेंट करके फटाफट बताइए कब हुआ था, एक दिन कब हुआ था, डेट बताओ। 1939 ईस्वी, यही पढ़ते हो, 1939 ईस्वी। कब से कब, कितना साल युद्ध चला, 1914 में हुआ था आपको प्रथम विश्व युद्ध, 1939 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, जी 45 तक चला था। जाके पूछो जो युद्ध किया था उससे। तो द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था बताइए,
द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था आप लोग पीछे बताइए? 1900 कब से कब तक? 1945 तक उन्होंने सेना में नौकरी की थी। देख लो, द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में क्या की थी? नौकरी। अब सेना में थे तो सोच लो फिर किस टाइप के व्यक्ति हुए होंगे वो। कहते हैं सेना में नौकरी की थी, वे आजीवन सैलानी रहे, आजीवन रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखन कलाकार हो जिसकी अज्ञेय की तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। मतलब कहने का मतलब जो गुण था कला के क्षेत्र में, मतलब लेखन के क्षेत्र में, वो तो था ही, पेशेवर गुणों में भी वो निपुण थे। जैसे मैं पीछे आपने पढ़ा फोटोग्राफी का शौक था, हस्तकला, शिल्पकार, मतलब कितना गुण था इनमें। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अज्ञेय के जैसा यानी इनके जैसा शायद ही कोई होगा जो 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता उनको प्राप्त हो, यानी कई प्रकार के कार्यों में निपुण थे। आगे है प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकांतविति संगठित हुई। एकांतविति का मतलब समझे? एकांतविति क्योंकि एकांत प्रिय व्यक्ति थे, तो कई ऐसा गुण उनमें ऐसा था जो मतलब लोगों ने ये सोच लिया कि एकांतविति गुण अर्थात क्या एकाकीपन का गुण उनमें क्या था, शुरू से ही था। कहता है कि संगठित हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए। कहने का तात्पर्य कि कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार हुआ। कब, कैसे? कहता है विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकांतविति संगठित हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए। कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर, कौन कौन? प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद जयशंकर प्रसाद, जिसको छायावादी लेखक के रूप में, निबंधकार के रूप में काफी ये प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि प्रेमचंद कौन? जो महान उपन्यासकार, जिसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, वही प्रेमचंद जी। और ये छायावादी महान जो है निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी। कहते हैं कि साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञेय की भूमिका निर्णायक रही। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय, मनोवैज्ञानिक समझते हैं ना, दूसरे के मन को पकड़ लेना, हाँ, साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। तो कहता है मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय को दिया जाता है। यानी इनका भी उनको काफी नॉलेज था, साइकोलॉजिस्ट कह लो उनको, कितना गुण था। मतलब माँ सरस्वती जो है कितना उनको सारा का सारा गुण उन्हीं के अंदर, किसी के अंदर कितना गुण दे डालती है, हमको तो समझ में नहीं आता है। कहता है कि हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय किन किन को है बताइए? जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय जी को दिया जाता है। इनके साथ ही बौद्धिकता, नैतिकता, वैचारिक सजगता और कलात्मकता भी अज्ञेय ने ही हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञेय ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञेय के नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य, अभी जो आप रोज चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी पीछे आपने अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़ा, ये जो आप रोज पढ़ेंगे ना, ये भी चैप्टर इतना ही इंटरेस्टिंग है जितना वो था, लेकिन इसकी कहानी अलग है। जो आप आगे, इसमें ये है, उसमें ये था कि पति पत्नी में यानी स्त्री पुरुष में लोग भेद करता है। इसमें ये है कि विवाह के बाद भी पति का कोई जिम्मेदारी होता है, सिर्फ पेट भर देने से घर नहीं चलता। यानी घर के माहौल में सिर्फ कमा के ला के रख दिए, उसी से जीवन नहीं चल जाता है। जीवन में प्रेम का रहना भी क्या है, जरूरी है। वो आप पढ़ेंगे रोज कहानी में, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो कहता है कि इनके बिना तो नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। आगे है, आगे के द्वारा गैंग्रीन। देखिए आपका जो अगला पाठ है ना, रोज, यानी वो रोज पहले जिसका शीर्षक क्या था, गैंग्रीन, पहले शीर्षक क्या था, गैंग्रीन, बाद में बदल के उसको क्या कर दिया गया, रोज कर दिया गया। यानी पहले इसका नाम था गैंग्रीन नाम से वो कहानी थी, लेकिन अब हो गया रोज, जो आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो कहता है कि अज्ञेय के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है, यानी जो आप आगे पढ़ेंगे। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। मतलब क्या, पहले क्या था गैंग्रीन, बाद में क्या हो गया, रोज, जो आप आगे पढ़ेंगे। कहता है कि यह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ
हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। प्रेमचंद जी उपन्यास और कहानी के मामले में उनका टक्कर जो है, उनके टक्कर में कोई कवि नहीं था। इनको माना जाता है, अज्ञे जी को, यानी ऐसे महान कथाकार और उपन्यासकार थे प्रेमचंद जी। यानी उसकी कहानियों में जैसे एक एक घटना लगता है क्या पढ़ने के बाद कि सच में घटित हो रही है। जैसे 10th में आप लोग ईदगाह पढ़े होंगे, पढ़ने लगते तो लगता है कि सच में कहानी जो है घट रही है, वैसी घटनाएं घट रही है। तो वैसा ही अज्ञे जी का जो है रचना आप जब रोज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच में ये घटनाएं घटित हो रही है, प्रत्यक्ष रूप में ऐसा प्रतीत होगा। तो कहता है कि यह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके स्वभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन। ठीक है, गृहिणी समझे ना, अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद, यानी वो गृहिणी का जो पति है वो क्या है, पेशे से डॉक्टर है, कहता है उसके चले जाने के बाद, मतलब वो ड्यूटी चले जाते हैं, कहता है सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना होता है, यानी अकेले में उसको काटना होता है। पति है, ड्यूटी पे जाना है तो जाएंगे ही, उसके बाद इनको अकेले पूरा दिन काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है, या तो सोता रहता है या तो रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है, यानी या तो वो घर का काम करती हुई दिखाई देगी या तो बच्चे को संभालती हुई दिखाई देगी। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि या तो वो काम करती रहती है या तो बच्चे में व्यस्त रहती है। कदा उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। यंत्रवत मतलब क्या, मशीन की तरह, जैसे मशीन में तेल डालो, मशीन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह पेट में भोजन डालती थी और यंत्रवत यानी मशीन की तरह काम में जो लगती थी तो रात के 11 बजे तक लगी हुई ही रहती थी, कभी चैन नहीं और टेंशन में ही उनका एकाकी अकेले रहती होगी तो वो भी चिड़चिड़ापन उनमें भी आ गया था, उनका भी दिमाग कुछ अलग सा हो गया था। अकेले रहिए तो चिड़चिड़ापन किसी भी व्यक्ति में आता है, तो अकेले यंत्रवत यानी मशीन की तरह चलती रहती थी। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास, यानी उनके जीवन में किसी तरह का मनोविनोद यानी कोई आनंद नहीं, कोई उल्लास नहीं उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही भूल रही हो, जैसे क्या अपना जीवन का भार वो खुद ही क्या कर रही थी, ढो रही थी, ऐसा प्रतीत होता है। कहते हैं कि प्रसंगवश मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास, कहते हैं भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। मतलब ये जो आप कहानी पढ़ेंगे ना तो हम लोग का जैसे मध्यम वर्गीय परिवार की जो स्त्रियां होती है उस पर आधारित एक तरह से ये कहानी है। उसके बाद कहता है कि कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। तो ये तो आपको तब पता चलेगा कि सच में ये उत्तेजना भरने वाली कहानी है जब आप इसको पढ़ेंगे। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा और है, यानी ये विजय मोहन सिंह जी हैं, ये अज्ञे जी के बारे में कहते हैं, उनके रचना के बारे में कि रोज अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता यानी संबंध की जो सच्चाई होती है, वास्तविकता होती है को एकांत व्यक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मतलब ये तो कहानी है सो तो है ही, ये सामाजिक घटनाओं को भी दर्शाने का काम किया है। उसके बाद कहते हैं मध्य वर्ग की पारिवारिक एक रास्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है वह उस युग की कहानियों में विरल है, यानी सबसे अलग है। विरल मतलब जो 100 में से कोई एक अलग होता है, यानी विरल मतलब सबसे अलग। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये परिचय जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है रोज, जो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि सच में कोई मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय परिवार का जो है एक कहानी है जो हमारे समाज में घटती है। और अंत में यही कहूँगी कि अगर परिचय समझ में आ गया, पढ़ाई थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर। धन्यवाद।